चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल टाइप नंबर 4 सीखेंगे इसमें बेटा। तो टाइप 4 में हम सैटेलाइट का जो बेसिक फार्मूले हैं पहले उसको देख लेते हैं, उसी टाइप के ऊपर से न्यूमेरिकल है इसमें। लेट अस कंसिडर दिस इज द अर्थ। यहाँ पर ये सैटेलाइट, अगर ये रिवॉल्व हो रहा है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहेगा, इट इज़ mv²/r इज इक्वल्स टू g MEM/r²। इस सैटेलाइट को अर्थ अपनी तरफ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगा, सूडो फोर्स mv²/r आउटवर्ड्स लगेगा, दोनों बैलेंस हो गए। अब इसकी बेस पे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर, अगर मैं इस v0 को सब्जेक्ट लेना चाहूँ तो क्या होगा, ये m कैंसिल कर सकते हैं अपने, एक r भी कैंसिल हो सकता है नीचे, मीन्स डायरेक्टली द ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा √ऑफ इट इज़ g_me/r। आप देख सकते हो यहाँ पे ये r मैंने कैंसिल किया, इस m को कैंसिल किया, फिर उस साइड जाएगा स्क्वायर तो रूट हो जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूले को मैं ऐसे रखता हूँ। तो ऑर्बिटल स्पीड हो गया। सेकेंड नंबर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा, इट इज़ 1/2 mv0²। तो मीन्स ये r कैंसिल कर दूँ और दोनों साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पहले इसको सेट कर दूँ वापस। it will be g_me/m/2 of r। थर्ड नंबर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आई कैन राइट u that is -g_me/m/r। बाइंडिंग एनर्जी या फिर क्या टोटल एनर्जी E, ऑब्वियस इट इज k + u। तो k की वैल्यू है इट इज़ g_me/m/2 of r एंड दिस इज g_me/m/r। सॉल्व करेंगे देन वी विल हैव g_me/m/2 of r। यही बाइंडिंग एनर्जी एस्केप एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू में, इट इज़ E, it is plus g_me/m/2 of r means it is modulus of binding energy। हम इसमें कैप्लर्स थर्ड लॉ भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर v0² इज इक्वल्स टू g_me/r है। देखो r क्लोजर टू द r कब होगा, जब हम सैटेलाइट को क्लोजर टू द अर्थ सरफेस कंसिडर करेंगे तब। सारे फॉर्मूले में r के रिस्पेक्ट में बता दे रहा हूँ। So v is nothing but it is 2πr/t होल स्क्वायर, इट इज़ g_me/r। क्यों, जब सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो अपने टाइम पीरियड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सरकमफेरेंस मतलब 2πr। सो आई कैन राइट इट इज़ 4π² r²/t², इट इज़ g_me/r। दैट्स व्हाट इज़ 4π² r³ is equals to t², means t² is equals to 4π² g_me constant है, r³ means I can write t² proportion to r³। ये कंडीशन हो गया। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो इस फार्मूले को देख के, यहाँ पे इसको सिर्फ फोकस करते हैं तो इसमें देखो जो सैटेलाइट मूव कर रहा है उसका मास m तो कैंसिल हो गया है, मीन जो सेंटर में है सिर्फ उसी का मास आएगा इस फार्मूले में। तो हमने ये अर्थ और सैटेलाइट के लिए बताया हुआ है, ये सन और अर्थ के लिए भी हो सकता है। मीन्स ये सन है सेंटर में और अर्थ सर्कुलर पाथ नहीं होता, एलिप्टिकल, लेकिन हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इस बेस पे जो सम है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 13 देखते हैं बेटा। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ विल यू वेट द सन
मतलब सन का हमको वेट निकालना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं हम सन के वेट को? तो कंडीशन वही कि हम सेंटर पे किसको कंसिडर कर लें, सन को, कि सन यहाँ पे सेंटर में है और इसके अबाउट अर्थ इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। हमने ये कंडीशन यहाँ पे कंसिडर कर लिया। तो ये हो गया सन और ये हो गया अर्थ। ये डिस्टेंस हो गया, दिस इज आर। तो ये डिस्टेंस देख के रखा है। द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज दिस, मीन्स आर मेंशन है। उसको साइड में करते जरा। सो वी वांट टू कैलकुलेट मास ऑफ सन एंड गिवन डेटा में क्या है, so this is mass of sun is required and r is given, it is 1.5 into 10 raised to 8 किलोमीटर। तो किलोमीटर है, मीटर में कैसे कन्वर्ट करूँगा इसको, तो 10 रेज टू 3 आ गया, मीन्स कंबाइंडली आई कैन राइट इट इज़ 1.5 10 रेज टू 11 मीटर। ये वैल्यू हो गई। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको कर भी सकते हो, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। जस्ट अ मोमेंट बेटा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट में एज द फार्मूला, तो कौन सा, कैपलर्स, अकॉर्डिंग टू द कैपलर्स थर्ड लॉ। तो ये फॉर्मूला था टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी, सेंटर में कौन है, सन है, तो ये हो गया आर क्यूब। बस कुछ करना नहीं है, पे वैल्यूज़ पुटअप करनी है। सो आई थिंक आपको मैं होमवर्क दे सकता हूँ उसके लिए। सो दिस इज़ 4 पाई स्क्वायर, इट इज़ आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी, इट इज़ टी स्क्वायर। टाइम पीरियड में क्या लिखोगे, तो अर्थ के लिए जो टाइम पीरियड होगा रिवोल्यूशन, इट इज़ 365 डेज है। आपको मैंने सिखाया था कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको सेकंड में। 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आर हो गया, और 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड हो गया। सो दिस विल बी योर होमवर्क, क्योंकि इस टाइप के हमने न्यूमेरिकल किए हैं इलस्ट्रेशन में। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 3। Suppose there existed a planet that went around the sun twice as fast as the earth। मतलब इसकी स्पीड जो होगी, तो स्पीड ऑफ दिस प्लैनेट इट इज़ ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये सन के अराउंड है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। मतलब प्लैनेट क्या करेगा, थोड़ा फास्टर कवर करेगा ना डिस्टेंस, मतलब क्या, हाफ टाइम लेगा किसके कंपेयर में, अर्थ के कंपेयर में। मतलब अगर मैं यहाँ पे सन कंसिडर करूँ, ये सन है और यहाँ ये रहा, ये ऑर्बिटल रेडियस। अब इस रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर अर्थ इसको रिवॉल्व करता है और उसकी स्पीड v ही है, तो उससे डबल स्पीड में अगर मूव करेगा तो फास्टर कवर करेगा। तो टाइम कितना लगेगा, हाफ टाइम लगेगा। जितने टाइम में अर्थ एक चक्कर लगाएगा उससे कम टाइमिंग में ये कवर करेगा। नाउ फाइंड क्या करना है, व्हाट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के कंपेरिजन में इसकी ऑर्बिटल साइज निकालनी है। सो लेट्स स्टार्ट। ये ब्लैक कलर सेट नहीं हो रहा है बेटा,
जस्ट मोमेंट, हम कुछ सेट कर दें इसको जरा। चलिए कोई बात नहीं, मैं इस कैलकुलेशन को ब्लू पेन से कर देता हूँ। सो हियर सबसे पहले क्या, अकॉर्डिंग टू द कैपलर्स थर्ड लॉ, टाइम पीरियड आ गया, इसलिए वही फॉर्मूला लगेगा। तो क्या कंडीशन था, इट इज़ टी स्क्वायर प्रपोर्शन टू आर क्यूब, क्योंकि हमको आर और टी का ही रिलेशन निकालना है। आई वॉन्ट टू गेट द ऑर्बिटल साइज, मतलब मुझे आर को सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, मीन्स आर क्यूब प्रपोर्शन टू टी स्क्वायर कर सकता हूँ बेटा। अगर मैं दोनों साइड क्यूब रूट फाइंड कर दूँ, सो इट विल बी टी रेज टू 2/3। कैसे हुआ ये मालूम पड़ा, जैसे यहाँ पे ये आर क्यूब है, प्रपोर्शन टू टी स्क्वायर है, मैं यहाँ पर भी क्यूब रूट कर दूँगा, यहाँ पर भी क्यूब रूट कर दूँगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन इस साइड क्या आ जाएगा, इट विल बी 2/3। अब जो फाइंड करना है उसको हम पहले रखते हैं, मीन्स आई वॉन्ट टू गेट द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द प्लैनेट compared to the earth. Again here it is time period of the planet and time period for the earth, power is 2/3। मैं इस rp को सब्जेक्ट ले लूँ and this is re as it is, this tp is, it is half of te, means मैं यहाँ पे लिख दूँगा it is te/2, divide में te as it is 2/3, so r P इज इक्वल्स टू आर ई, ये टी ई तो कैंसिल हो गया, सिंपल, दिस टी कैंसिल, इसका मीनिंग हो गया इट इज़ 1/2 रेज टू 2/3। मैं इस 1/2 को लिख सकता हूँ 0.5 रेज टू 2/3। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो बहुत इजी पार्ट है क्या सॉल्व करना, स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर वाला पार्ट तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले अगर मैं इस 0.5 को सॉल्व करने के लिए बताऊँ आपको, तो आप क्या करोगे, पहले 0.5 इंटू 0.5 कर लोगे तो स्क्वायर हो गया। अब इस क्यूब रूट को कैसे फाइंड करना है, तो क्यूब रूट इसका कैसे फाइंड होगा, तो इसका मल्टीप्लाई तो पहले कर दिया आपने, कितना हो गया 0.25 हो गया कैल्सी में। तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले 0.25 लिखना है, फिर 1 टाइम रूट करना है, फिर 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 टाइम्स रूट करना है, फिर 1 टाइम मल्टीप्लाई, then 4 times square root, then 1 time multiply, then 8 times square root, then 1 time multiply and again finally 1 time root। फिर जो भी डेटा आएगा डायरेक्ट लिखना है, नो इक्वल नो आंसर, कुछ लिखना नहीं है। सो लास्ट में आपको आंसर मिलेगा दिस इज आर ई एंड द रिजल्ट विल बी अप्रॉक्स 0.629। एक बार क्रॉस चेक करना बेटा, मीन्स आई कैन राइट दिस आर पी इज 0.63 ऑफ आर ई, मीन्स प्लैनेट का रेडियस क्या हो गया, कम हो गया। सो वी कैन राइट द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ प्लैनेट is 0.63 times of orbital radius of the earth। तो अर्थ के ऑर्बिटल रेडियस का क्या हुआ, ये 0.63 टाइम, मतलब क्या वैल्यू इसकी कम हो गई, रेडियस रिड्यूस हुआ। कमिंग टू द नेक्स्ट, इट इज फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या, IO name, INO, IO is a name. One of the satellite of Jupiter has an orbital period of
1.769 डेज, मतलब आयो इट इज़ द नेम ऑफ सैटेलाइट। किसका है ये सैटेलाइट? जुपिटर का है। इट इज़ द सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर। और इसका जो टाइम पीरियड देख के रखा है, द टाइम पीरियड इट इज़ 1.769 डेज। ओके, अब ऑब्वियस इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लें पहले। चलो कैसे करना? इट इज़ 1.769 बताया था मैंने पहले आपको कि 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आर हो जाएगा, और 3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेकेंड में आ जाएगा। और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? अप्रॉक्स सॉल्व करोगे तब इट इज़ 1.53 10⁵ सेकेंड। नाउ and the radius of the orbit is 4.22 10⁸ meter. चलो ये भी given है. So this is radius r is equals to, it is 4.22 10⁸ meter. Find क्या करना है? So here show what is the mass of Jupiter. Show that the mass of the Jupiter is about 1000th time of the sun. मतलब सन के मास का 1000 टाइम है, मतलब सन इससे 1000 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है, वो हमको प्रूव करना है। अब मास फाइंड करने के लिए एक ही कंडीशन याद करो, बताया था मैंने कि सेंटर में जो होगा वो, तो सेंटर में क्या होगा? जुपिटर, और इसके अबाउट कौन मूव करेगा? इट विल बी आयो, उसका जो सैटेलाइट है, और वी कैन से मून, और ये जो हो गया दैट इज रेडियस आर। तो पहले हम मास ऑफ जुपिटर निकालते हैं। सो वेरी इजी, सो लेट्स स्टार्ट। पहले जुपिटर के लिए फॉर द जुपिटर, तो सिंपल फार्मूला अकॉर्डिंग to the Kepler's third law। तो क्या है बेटा वो? that is t square is equals to 4 pi square g, Jupiter I am writing mj and here it is r cube। तो सबसे पहले मैंने इस mj को सब्जेक्ट ले लिया, this is 4 pi square, it is g t square and here it is r cube। चलो वैल्यूज पुटअप करते सबके। सो दिस एम जे 4 एज इट इज़, दिस पाई इज़ 3.14 होल स्क्वायर, आर हमने गिवन है ना, ये रहा, हमने फाइंड नहीं किया, गिवन है 4.22, इट इज़ 4.22 10⁸ मीटर एंड द पावर इज क्यूब। जी इट इज़ 6.67 10⁻⁻11। टाइम पीरियड इसको हमने फाइंड किया 1.53 10⁵, 1.53 10⁵ एंड स्क्वायर। दैट्स वाई दिस एम जे इज इक्वल्स टू, अब इनको कैलकुलेट पहले वैल्यू टू वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे, मतलब क्या 4, ये 3.14 3.14 2 टाइम्स, 4.22 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवाइड करेंगे 6.67 से, उसको डिवाइड करेंगे 1.53 से, और हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 189.823। पावर सेट कर देते हैं, देखो तो ऊपर पावर कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 8 3 इट विल बी 24, डिवाइड में जो दिख रहा है आपको ये, तो 5 2 10, तो ऊपर जाएगा तो -10, ये 11 जाएगा ऊपर, तो ये +11 हो गया, मीन्स एम जे इज इक्वल टू, तो 1.898 3 डिजिट तक लिख देता हूँ, तो यहाँ से 2 डिजिट तो मिला, 2 इसको मिल गया, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल हैव 27। तो ये मिला हमको मास ऑफ द जुपिटर। अब इसको कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है? सन के मास के साथ। सो एज मास ऑफ जुपिटर बाय मास ऑफ सन, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे वर्ड्स रख दो, एम एस ऊपर रखो तब भी चलेगा। ये 1.898 10⁻27 है। मास ऑफ सन कन्फर्म, ये तो यूनिवर्सल वैल्यू आपको लर्न कर लेना है, दिस वन। अब अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा? कैलसी चला लो भाई,
it will be 0.949 10 raised to -3 मीन्स अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ उस पैटर्न टर्म में जाऊँ तो कैसा हो गया ये 0.949 बाय 1000 लिख सकता हूँ मैं इसको नीचे ये अप्रॉक्स कितना है 1 ही हुआ ना ऊपर मीन्स यू कैन राइट दिस mj is nothing but it is ms by 1000 means mass of Jupiter is it is 1000th time of the mass of sun proved हो गया fifth number let us assume that our galaxy consists of this number of stars each of one solar mass अब देखो नंबर पहले दे के रखा है तो कितने नंबर ऑफ स्टार्स दे के रखे इट इज़ 2.5 10 raised to 11 number and mass of each of the star it is one solar mass मतलब जो सन का मास है इट इज़ 2 into 10 raised to 30 kilogram. How long will a star at distance of this light year from the galactic center take complete one revolution मतलब एक स्टार हम कंसिडर कर ले रहे हैं जो कितना डिस्टेंस पर है इट इज़ इन लाइट ईयर हमको टाइम निकालना है तो पहले उसको कैलकुलेट कर दें सो द डिस्टेंस इज़ ऑफ 50,000 लाइट ईयर तो उसके लिए टाइम पीरियड निकालना है पहले इस लाइट ईयर को मैं कैलकुलेट कर दूं इट इज़ 5 into 10 raised to 4 लाइट ईयर है कन्वर्ट करेंगे कैसे मल्टीप्लाइड लाइट को कैसे कन्वर्ट करना था वैल्यू 9.46 से मल्टीप्लाई तो 9.46 इंटू 10 raised to 5 करूँगा तो किस में हो जाएगा वो मीटर हो जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को 9.46 इंटू 5 इट विल बी कैलसी चलाते रहना 47.3 इंटू 10 raised to 19 मीटर मीन्स आंसर विल बी 4.73 10 raised to 20 मीटर अब क्वेश्चन को फिर से समझा दूँ मैं यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ बहुत सारे स्टार्स हैं नंबर ऑफ स्टार्स हमारे इसकी गैलेक्सी में मान ली पूरी गैलेक्सी है इस गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं तो उसकी काउंटिंग है इतनी 2.5 10 raised to 11 और यहाँ से बहुत दूर कितना दूर दिस आर कितना वैल्यू है 50,000 लाइट ईयर दूर एक स्टार है जो क्या करता है इसके अराउंड मूव करता है तो उसको एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा ये कोई स्टार है जो हमने कंसिडर किया बहुत दूर और ये हमारी गैलेक्सी है इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं एन नंबर ऑफ स्टार्स हैं तो सिंपल कैलकुलेशन तो इजी है बस स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू जो दे के रखी है अपने पास क्या मास निकालना पड़ेगा तो कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाओ टोटल मास ऑफ द गैलेक्सी तो m इज इक्वल्स टू n इंटू एम ईच आ जाएगा तो n नंबर कितने दे के रखे हुए हाउ मेनी इट इज़ 2.5 10 raised to 11 और मास ऑफ ईच कितना इट इज़ 2 into 10 raised to 30 मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बी 5 into 10 raised to 41 इतना मास हो गया हमारे गैलेक्सी का नाउ अब कैलकुलेशन वही अकॉर्डिंग टू द कैपलर्स थर्ड लॉ Kepler's third law is t square is equals to 4 pi square g m सेंटर में गैलेक्सी है इसलिए ऐसा आ जाएगा दिस इज आर क्यूब ये डिस्टेंस चलो हमको टाइम पीरियड निकालना है मतलब इसी को सब्जेक्ट रहने देना है 4 एज इट इज़ 3.14 होल स्क्वायर डिस्टेंस हमने निकाला था 4.73 10 raised to 20 it is cube divided by
जी इट इज़ 6.67 10 रेज टू -11 और मास कितना है, इट इज़ 5 इंटू 10 रेज टू 41 टी स्क्वायर एज इट इज़। कैलकुलेशन करते हैं सबको, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे बताते वैल्यू, पहले 4, फिर 3.14 वन टाइम, 3.14 टू टाइम, फिर 4.73 वन टाइम, 4.73 टू टाइम, 4.73 थ्री टाइम, मल्टीप्लाई करना है। फिर डिवाइड करेंगे 6.67 से, फिर डिवाइड करेंगे 5 से। तो जो हमको वैल्यू मिल रही है दैट वैल्यू विल बी 125.143। और पावर सेटअप करते हैं, चलो तो ऊपर कितना, पहले 60, यहाँ से हो गया 60, 20 इंटू 3, फिर नीचे की वैल्यू में से ये 41 ऊपर जाएगा तो -41, और ये 11 ऊपर जाएगा तो +11। तो जब हम सॉल्व करते हैं इसको, देन वी विल हैव 1.25 इंटू 10 रेज टू 32, ये वैल्यू आ गई। मुझे फाइंड करना है ये किस में, टी वैल्यू मीन्स क्या, 1.25 का भी स्क्वायर रूट होगा और ये 10 रेज टू 32 का भी स्क्वायर रूट होगा। तो 1.25 का तो स्क्वायर रूट सिंपल आप सॉल्व करोगे कैलसी से, इट इज़ 1.118, पर ये पावर 32 है ऊपर और 1/2 मतलब डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी 16। तो ये आंसर आया सेकेंड में, मुझे लेके जाना है इसको किस में, ईयर में। तो क्या होगा 1.118 10 रेज टू 16, सेकेंड को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करूँगा, आर में। तो 3600 से डिवाइड किया, आर को डे में ले आना तो 24 से डिवाइड किया, और अगर ईयर में लिया तो 365.25 लीप ईयर भी आ गया। इन सबको डिवाइड करते हैं तो ये ईयर हो जाएगा, एंड कैलकुलेशन करोगे देन यू विल गेट अप्रॉक्स 3.54 10 रेज टू 8 ईयर। इतने साल में वो एक चक्कर लगा पाएगा, कौन, स्टार, किसके, गैलेक्सी के। बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है ये। ओके, कमिंग टू द 14th नंबर, on a Saturn year. A Saturn year is 29.5 times the Earth year. तो गिवन डेटा में क्या हो गया, सिंपली तुरंत कि टाइम पीरियड ऑफ द सैटर्न ऑफ द रिवोल्यूशन अबाउट द सन, it is nothing but 29.5 times of time interval of revolution of the earth around the sun। मतलब अर्थ अगर 365 डेज में एक चक्कर लगाता है तो उससे 29.5 टाइम ज़्यादा टाइम लेगा कौन, सैटर्न, सन के अबाउट घूमने में। हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन इफ द अर्थ इज 1.5 10 रेज टू 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। मतलब ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। तो अगर मैं लिखूँ तो ये डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द सन, इट इज़ 1.5 10 रेज टू 8 किलोमीटर है, मीन्स आई कैन राइट 1.5 10 रेज टू 11 मीटर, 10 रेज टू 3 आ गया। तो स्टार्ट करते हैं, क्या फाइंड करना है हमको, कि सैटर्न कितना दूर होगा वो निकालना, मतलब आर ऑफ सैटर्न फाइंड करना है। सो दिस इज़ वेरी इजी। फिर से कौन सा, कैपलर्स लॉ लग जाएगा, डायग्राम की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। तो फिर लॉ आपके लिए, ये सन हो गया, इसके अबाउट यहाँ पर अर्थ हो गया, और यहाँ कहीं दूर सैटर्न हो गया, लाइक दिस। सो दिस इज द अर्थ, दिस इज द सैटर्न, और ये तो सन है। चलिए कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। वही कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कैपलर्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ टाइम इंटरवल की बात करके रखियो, रेडियस मतलब डिस्टेंस। तो सिंपल टी स्क्वायर प्रपोर्शन टू आर क्यूब से काम बन जाएगा। हमको आर को टारगेट बनाना है, आर क्यूब प्रपोर्शन टू टी स्क्वायर मीन्स आर प्रपोर्शन टू टी रेज टू 2/3। चलिए किसका, तो सैटर्न का फाइंड करना है, और यहाँ पे क्या अर्थ का डिवाइड में आ जाएगा।
ये सैटर्न का और यहाँ पे अर्थ का सेम न्यूमेरिकल अभी हमने किया था ऐसे ही। तो आर ऑफ एस, आर ऑफ ई, सैटर्न का टाइम इंटरवल दिया इट इज 29.5 of the earth, this is TE raised to 2/3। अब वैल्यूज पुटअप करते तो RE की वैल्यू कितनी है इट इज़ 1.5 10 raised to 11, यहाँ पे 29.5 raised to 2/3। मैंने सॉल्व करना बताया था आपको कि सबसे पहले आपको स्क्वायर तो निकाल लेना है, फिर क्यूब रूट कैसे करना, वही वन टाइम रूट वन टाइम मल्टीप्लाई वाला जो रूल है। तो इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल हैव 9.55। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा आर एस इट इज़ 14.32 10 raised to 11। सिस्टमेटिकली लिख देते हैं तो 1.432 या फिर ओनली 43 करोगे तब भी चलेगा, इट इज़ 10 raised to 12 मीटर। ये हो गया ऑर्बिटल रेडियस किसका, सैटर्न का, जो बहुत दूर है। देखो 10 raised to 11 के रेंज में और 10 raised to 12 के रेंज में है, इट इज़ वेरी फार फ्रॉम दैट, 10 टाइम्स ज़्यादा एनलार्ज हो गया रेडियस। चलो 14 के बाद आते हैं 19th नंबर पे। 19 भी इजी है। A satellite orbits the earth at a height of 400 किलोमीटर above the surface। देखो यहाँ पे हाइट देख के रखी है, तो हाइट कितनी हो गई, हाइट है इट इज़ 400 किलोमीटर। हमको मालूम है कि रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, दैट्स वाई ये आर कितना होता है, इट इज़ आर ई प्लस एच, मीन्स इट विल बी 6400 प्लस 400 मीन इट इज़ 6800 किलोमीटर, मीन्स 6.8 10 raised to 3 इसका और 3 किलोमीटर का तो 6। मैंने इस फॉर्म में इसको लिख लिया। चलिए फिर, हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। मतलब अगर मुझे एक सैटेलाइट को बाहर फेंकना हो, दूर निकाल देना हो, मतलब इसी को, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, अर्थ की ग्रेविटी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाना पड़े तो। और गिवन डेटा में मास ऑफ द सैटेलाइट इज़ गिवन, तो चलो उसको लिख लेते हैं अपने। तो मास ऑफ द सैटेलाइट स्मॉल एम लिखा मैंने, इट इज़ 200 किलोग्राम। मास ऑफ द अर्थ गिवन है, फिक्स वैल्यू इसलिए कोई टेंशन नहीं इसमें, इट इज़ एम ई, it is nothing but 6 into 10 raised to 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ द अर्थ मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया इसको, और जी की वैल्यू दी, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, हमको मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी तो निकालेंगे। ये अर्थ है और इस अर्थ के अबाउट ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। इस सैटेलाइट को हमेशा के लिए अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकाल देना हो तो इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो फाइंड करना है हमको। तो ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है बेटा। तो सबसे पहले आपको टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। टोटल एनर्जी लिख सकते हो या फिर क्या बाइंडिंग एनर्जी कर सकते हो। किसकी निकाल रहे हैं हम ये टोटल एनर्जी, सैटेलाइट की, ऑफ द satellite। It is E is equals to K plus U। तो काइनेटिक एनर्जी ये तो सब मालूम, डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप। इट इज़ अ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इट इज़ जी एम ई एम बाय आर, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इट इज़ माइनस जी एम ई एम बाय ट्वाइस ऑफ आर। चलो पहले हम वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो g की वैल्यू कितनी, इट इज़ 6.67 10 raised to -11। मास ऑफ अर्थ इट इज़ 6 into 10 raised to it is 24।
स्मॉल m इट इज़ 200, दिस इज 2, हमने r निकाला था 6.8 10⁻⁶। अब इन सबको सॉल्व करना स्टार्ट करते चलो। तो सबसे पहले कौन सी कंडीशन भाई, जो डिवाइड वाली वैल्यूज को सॉल्व कर, सॉरी जो मेन वैल्यू मतलब दिस इंटू दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस और पावर अलग से। तो हमको e की वैल्यू कितनी मिल रही है, सब माइनस में ही आ रहा है, ठीक है ना, इट इज़ इन नेगेटिव वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 588.53, 10⁻⁴ सेट कर लें तो -11 है, 24 है और 6 ऊपर जाएगा तो -6 होगा। मीन्स यू विल हैव e इज इक्वल्स टू -5.88 10⁻⁴ इट इज़ 9 जूल। ये तो हो गया इस रॉकेट की बाइंडिंग एनर्जी। अब इस रॉकेट को इतनी ही एनर्जी, इस सैटेलाइट की, सॉरी नॉट रॉकेट की, इतनी एनर्जी दे देंगे तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सो दैट मीन्स the required energy to rocket the satellite to make it out from the gravitational field of the earth इज़ कितना, तो वो एनर्जी हम यहाँ पे प्लस में कर देंगे 5.88 10⁻⁹ जूल। इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, एस्केप एनर्जी। 21 नंबर पे आते हैं। 2 heavy spheres each of mass 100 kilogram and radius 0.1 meter are placed 1 meter apart on a horizontal table। तो देखो 100 किलोग्राम के दो स्फीयर, मतलब दोनों सेम है। तो चलो दोनों स्फीयर को सेम रखा है, मतलब एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो मास गिवन है, तो पहले मैंने मास लिख दिया यहाँ पर, थोड़ा हम डायग्राम नीचे कर लें। So mass is given, it is 100 किलोग्राम। रेडियस गिवन है, इट इज़, आप कैपिटल आर भी रख सकते हो, स्मॉल आर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज़ 0.10 मीटर। और जो मेन डिस्टेंस है उनके बीच में कितना, इट इज़ 1 मीटर अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। देन what is the gravitational force and potential at the midpoint of the line joining the centers of the spheres। तो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। पहले हमको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पे ये पोर्शन क्या हो गया, रेडियस। ये डिस्टेंस हो गया। अब इसके मिड पॉइंट की बात करके रखिए, तो मिड पॉइंट यहाँ पर, तो मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा कितना, देखो ये डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 1 मीटर, तो ये 0.5 मीटर इस तरफ हो गया बेटा और 0.5 मीटर इस साइड हो गया। सबसे पहले क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कोई पॉइंट तो चाहिए, तो मतलब कोई पार्टिकल तो चाहिए। तो अगर पार्टिकल रिप्रेजेंट नहीं करते तो एक एक्स्ट्रा टर्म आता है, उसको समझा दूं मैं आपको, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। Gravitational intensity is the gravitational force per unit mass. That's it.
उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ फोर्स एफ बाय एम होता है। और ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन सेट है। मतलब अगर आप देखें यहाँ पर तो दोनों तरफ से मैं इसको आई एम गिविंग नेम टू इट, दिस इज स्फीयर नंबर ए एंड दिस इज स्फीयर नंबर बी। और इस सेंटर में जो दिख रहा है आपको पॉइंट, इसको भी कोई नाम दे दो तो आई एम गिविंग नेम इट एज पी। तो जो फर्स्ट स्फीयर है वो फोर्स क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव, मतलब ये डायरेक्शन बनेगा। ये कौन सा हुआ, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू ए। और इस साइड जो आएगा वो इधर अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब क्या, दिस इज इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू बी। दोनों म्यूचुअली अपोजिट इन डायरेक्शन में हो गए। तो सबसे पहले हम क्या फोर्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स at midpoint, that means gravitational field intensity। और वो क्या हो जाएगा बेटा, that I at P is nothing but I at P due to A and I at P due to B। अब अगर आप देखो बेटा तो आई पी ए का डायरेक्शन, आई पी ए तो क्या हो जाएगा, इट विल बी जी एम बाय डिस्टेंस है। तो उस डिस्टेंस को आप यहाँ पर x ले लो, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम ही है, वैल्यू भी नहीं पुटअप कर रहा हूँ मैं, x इज़ नथिंग बट द 0.5। तो क्या हो गया ये x, पर ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन कहाँ पर है, तो ये है P से A की तरफ, या फिर बोल सकते हो इट इज़ फ्रॉम B टू A डायरेक्शन। तो B टू A डायरेक्शन हो गया, मीन्स आई कैन राइट इट एज B टू A, आई एम राइटिंग कैप, सिंपल। सेकेंड वाले को अगर देखूं तो वो भी फॉर्मूला तो वही बनेगा GM बाय एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी, पर उसका डायरेक्शन क्या है, इट इज़ फ्रॉम A टू B। दोनों म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स अगर मैं इसको GM बाय एक्स स्क्वायर B टू A लिखूँ तो ये नेगेटिव हो गया किसका, B टू A का, मतलब दोनों वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। तो उस पर कोई फोर्स वैल्यू होगा नहीं। इसके बाद कंडीशन आती है किसकी, फोर्स वाली। तो चलो हो गया, अब क्या नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट। तो पोटेंशियल के लिए कोई भी सिंबल रखो, मैं वी रख रहा हूँ, पोटेंशियल एट पी। तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए एंड पोटेंशियल एट पी ड्यू टू बी। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल का फॉर्मूला था इट इज़ माइनस जी एम बाय आर, मतलब यहाँ पे एक्स हुआ, तो ये भी माइनस जी एम बाय आर मतलब एक्स हुआ, मीन्स ट्वाइस ऑफ जी एम बाय एक्स। वैल्यूज पुटअप कर सकते हैं हम, टू एज इट इज़, जी की वैल्यू कितनी 6.67 10⁻⁻11 है। व्हाट इज़ एम, तो एम कितना था 100 किलोग्राम के थे, और एक्स कितना निकाला था हमने बेटा, तो 0.5। अब इन सबको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा हमको इट इज़ 2668 10⁻⁻11, दैट मीन्स हो गया -2.67 10⁻⁸ जूल पर किलोग्राम। सी पार्ट पे आते हैं, सी क्या फाइंड करना था, मतलब तीन पोर्शन दी थी हमने कि एक तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दिया और क्या पोटेंशियल निकाल दिया। इज़ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, क्या हम कोई पॉइंट को रखें पार्टिकल को तो क्या इक्विलिब्रियम हो जाएगा वो, इफ सो इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल। देख बेटा समझाएं, ये दो स्फीयर है, दोनों क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल रखूँ तो ये जिस फोर्स से इस साइड अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से दूसरा वाला इस साइड अट्रैक्ट करेगा, मतलब कोई पार्टिकल रख दोगे तो वो किसी भी साइड नहीं जाएगा। पर ये अनस्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है, अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे मूव कर दिया तो ये फटाफट जाके इससे अट्रैक्ट होके स्टक हो जाएगा, मतलब ये स्टेबिलिटी में नहीं है, थोड़ा सा मूवमेंट भी किसी भी साइड होगा इधर साइड इट विल मूव, तुरंत जाके उस बॉडी से क्या करेगा, कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। तो उसको सिंपल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं अपने
क्या लिख सकते हैं आंसर कि यस द बॉडी is placed at the midpoint, हमने मिड पॉइंट पर रखा, एट द मिड पॉइंट will be in equilibrium and it is unstable। तो ये टाइप हमारा फिनिश हुआ बेटा।